हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के ऑटो एंसिलरी स्पेस और इसमें इमर्ज होते हुए एक मल्टी ईयर टेलविंड स्टोरी के बारे में, जहां पर पिछले कुछ सालों में इस पूरी इंडस्ट्री में बोथ फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ मेजर चेंजेस और शिफ्ट्स हमें देखने को मिले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर आज से कुछ साल पहले तक ही इंडिया में जब कार्स थी उनमें कुछ बेसिक चीज़ें देखा करते थे, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो कि एक मैनुअल स्टीयरिंग हो, उसमें सेफ्टी अच्छी हो, उसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो, उसमें बेसिक एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो और बाकी सारे बेसिक फीचर्स हो। बट अब ये जो सिनेरियो है ये कंप्लीटली लास्ट 5 to 6 ईयर्स में चेंज हो चुका है, जहाँ पर आज के टाइम अगर आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट हर एक स्टैंडर्ड गाड़ी में फीचर्स लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडार मॉड्यूल्स, मल्टीपल कैमरा मॉड्यूल्स, फीचर्स लाइक एडास, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, डिफरेंट कैमरा मॉड्यूल्स, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे मल्टीपल टेक लोडेड फीचर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो पूरा ही चेंज है ये आज की कार्स का एक बेसिक स्टैंडर्ड बन चुका है। और ये जो शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है ये केवल 4 व्हीलर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि अगर आप 2 व्हीलर्स के केस में भी देखोगे तो जहाँ पर आज से पहले 2 व्हीलर्स के केस में एक यूज़र क्या देखता था कि उसका सस्पेंशन कैसा है, गियर बॉक्स कैसा है, फ्यूल इकोनॉमी कैसी है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं, दैट्स इट। और इसके अलावा अगर आज देखोगे तो इन्हीं बाइक्स में आपको डिजिटल डिस्प्लेस, ब्लूटूथ, जीपीएस, आपको एडवांस वायरिंग, राइड बाय वायर थ्रॉटल, कनेक्टिविटी फीचर्स, टीएफटी डिस्प्लेज, ऑन जीपीएस, रेडार और काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स बाइक्स में भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें बताता है कि इवन बाइक जैसी चीज़ों में आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा टेक हैवी व्हीकल्स बन रहे हैं। अब इस पूरी ही चेंज की वजह से गाड़ियों में कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से उनकी जो वायरिंग हार्नेस वगैरह है इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का जो इंक्रीज़ है वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड इस पूरे ही शिफ्ट के चलते सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को या फिर ऑटो ओईएम सेक्टर को। अब ये तो मैंने आपको वन ऑफ द टेलविंड के बारे में बताया इस पूरे ही सेक्टर के। इसके अलावा भी मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जिसका इंपैक्ट भी ऑटो ओईएम्स जो कंपनीज हैं उनमें पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिला है। जहां पर इंडिया में हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमें फ्लैट ही देखने को मिली है। बट वहीं इसी ड्यूरेशन में अगर आप इन ऑटो एंसिलरीज कंपनीज को देखोगे ना तो इनके केस में इनके जो क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस है उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। सो आज के हमारे वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये जो मल्टीपल टेलविंड्स है ये किस तरीके से हमें इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले टाइम पे ये इस पूरे सेक्टर को किस तरीके से इफेक्ट डालेंगे। सेकेंडली हम ये समझेंगे कि इन टेलविंड्स के चलते किस सेगमेंट की कंपनी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज अगर आप देखो तो ऐसे में तो ऑटो एंसिलरी या फिर ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में मल्टीपल कंपनीज हैं, पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एक नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है इसका इक्वल बेनिफिट सारी कंपनीज को नहीं मिलेगा, बल्कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट और टाइप ऑफ कंपनीज रहेंगी जो कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे इस बिजनेस में। तो उन कंपनीज को पहले कैसे आइडेंटिफाई करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। और थर्डली हम ये बात करेंगे कि इस पूरी मेजर टेलविंड की शिफ्ट से वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकती है। सो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड यहाँ मैं आपको बता दूं इस वीडियो का कोर फोकस है कि किस तरीके से आप ऑटो एंसिलरी सेक्टर में इमर्ज होते हुए इस टेलविंड को समझो। ये समझो कि इस सेक्टर की कंपनीज को कैसे आपको एनालाइज करना है जिससे आपको अपनी रिसर्च में इन डेप्थ जाने में ज़्यादा आसानी हो और आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सको। सो प्लीज़ इसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जैसे इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमारे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं इस इंडस्ट्री के सारे ही ग्रोथ ट्रिगर्स को डिस्कस करने से। तो सबसे पहला टेलविंड का जो रीज़न है वो तो हमने देख ही लिया कि जो टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल व्हीकल सेगमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक है। अब ऐसे में होगा ये कि जब सारी गाड़ियों के केस में उनकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इनमें जो वायर हार्नेस वगैरह यूज़ होगी, सेंसर टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ये पहले तो बढ़ जाएगी और इनका जो रिप्लेसमेंट है उसका भी कॉस्ट बढ़ जाता है, प्लस ये फ्रीक्वेंटली ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। तो इसके केस में जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब इसके बाद जो सेकेंड रीज़न है फॉर द टेलविंड वो है हमारा ग्रो होता हुआ ईवी सेक्टर। जहाँ पर अगर आप डेटा देखो तो इंडिया के केस में हमारा जो ईवी सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि जहाँ पर हमने 2025 में 4 मिलियन ईवी सोल्ड करी हैं, यहाँ पर ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक यही नंबर 10 मिलियन तक पहुँच जाएगा। यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये नंबर हमें 2 टाइम से भी ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप देख सकते हो उसका इम्पैक्ट भी कि ग्लोबल ईवी ऑटोमोबाइल के केस में जो इंडस्ट्री आने वाले ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स में 10% CAGR से ग्रो होने वाली है, यही सेम इंडस्ट्री इसी सेम ड्यूरेशन में इंडिया में ग्रो होगी ऑलमोस्ट 22% CAGR से। अब वी ऑल नो कि ईवी से केस में जो कार्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो काफ़ी टाइम्स बढ़ जाती है, प्लस इसमें जो टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो कंपनीज या फिर जो ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज इन सेगमेंट्स को केटर करती हैं उनके केस में जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा राइज होने वाली है।
इसके अलावा आप ये भी देखो तो इंडिया के केस में जो हमारे इन्वायरमेंट नॉर्म्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लगे हैं। जहाँ पर हमने रिसेंटली देखा कि हमारे पेट्रोल के केस में E20 फ्यूल का जो पूरा ही टारगेट रखा गया था उसको टाइम से पहले अचीव कर लिया गया, जिस वजह से दो चीज़ें होंगी। पहले हमारा इन्वायरमेंट इससे प्रोटेक्टेड रहेगा, ये तो प्लस पॉइंट है भी। सेकेंडली जो ज़्यादा पुराने व्हीकल्स हैं जो कि नए फ्यूल्स के साथ कंप्लाइंट नहीं है, इसके चांसेस ज़्यादा है कि लोग अपने व्हीकल्स को रिप्लेस करने का भी सोच रहे होंगे, जिससे अगेन इस पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। जो फोर्थ फैक्टर है जो कि काफ़ी बड़ा ग्रोथ ट्रिगर की तरह वर्क कर रहा है, वो एक डिसीजन है जो कि 2024 में हमारी गवर्नमेंट ने लिया था, जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि ऑटो कंपोनेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है उसमें उन्होंने 100% FDI का जो इन्फ्लो है उसको अलाउ कर दिया था। जहाँ पर बाहर की कंपनीज इंडिया में अगर ऑटो कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश करना चाहती हैं और प्लांट्स लगाना चाहती हैं तो वो 100% कंपनी को ओन कर सकती हैं और एक्वायर भी कर सकती हैं। अब इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है और इसका जो फ़ायदा है वो ऑलरेडी सेक्टर में काफ़ी विजिबल है। जहाँ पर इंडिया के केस में हमारी चीप लेबर होने की वजह से पहले तो हमारे जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने की कॉस्टिंग आती है वो यूरोपियन कंट्रीज से 10 to 25% कम कॉस्ट में हम उस कंपोनेंट को बना पाते हैं। और इसी चीज़ की वजह से अगर आप देखो तो डेटा खुद ये बोलता है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के केस में हमारा जो ऑटो कंपोनेंट्स का जो एक्सपोर्ट का इंडस्ट्री है उसमें 25% का एनुअल जंप हमें देखने को मिला है। जहाँ पर हमने ये जो पूरा इंडस्ट्री है जो कि हमें $10 बिलियन का देखने को मिल रहा था 2024 तक, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये 2026 में ही $30 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, यानी 2 सालों में 2 टाइम्स से भी ज़्यादा इसमें इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। और ऑन टॉप ऑफ दिस जो रिसेंटली इंडिया में हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में GST कट्स देखने को मिले हैं, इसके चलते इस ऑटो सेक्टर में हमें 2025 में 7.7% की ग्रोथ देखने को मिली है इन सेल्स में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले सालों में और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और इन सारे ही मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स की वजह से अगर आप इस इंडस्ट्री के ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करो तो सबसे पहले अगर आप एक्सपोर्ट में ग्रोथ की बात करो तो बिटवीन 2019 टू 2025 हमें देखने को मिला कि एक्सपोर्ट्स केवल 7 to 7.5% पर एनम से ग्रो करे, पर यही एक्सपोर्ट 4 टाइम्स इंक्रीज होने वाले हैं आने वाले 5 ईयर्स में। ये सारे जो है डेटा है वो हमें बताता है। और ऑल्सो ओवरऑल अगर आप ऑटो कंपोनेंट मार्केट की बात करो तो इसमें हमें 18% CAGR की ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ ये जो ग्रोथ है ये GST कट से पहले एस्टिमेट की गई थी और GST कट्स के बाद हो सकता है ये जो नंबर्स है ऑटो कंपोनेंट्स की ग्रोथ में ये हमें और भी बढ़ते हुए देखने को मिले। अब यहाँ पर इस इंडस्ट्री में मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स को तो हमने समझ लिया, पर अब आता है हमारा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कंपनीज कौन सी होंगी जो कि इन ग्रोथ ट्रिगर्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगी। बिकॉज इंडिया में अगर आप ऑटो एंसिलरी या ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में देखो तो इतनी मल्टीपल कंपनीज है जो कि डिफरेंट पार्ट्स बनाती हैं, जिसमें से अगर आप सारी कंपनीज को एनालाइज करने निकलोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और चांसेस ज़्यादा है कि आप उन सारी कंपनीज को फिर भी एनालाइज ना कर पाओ। तो इसमें एक सिंपल फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क को अगर आप समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में जो आपको एनालिसिस करने बैठना है तो किन तरह की कंपनीज पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए ऑटो एंसिलरी जो कंपनी या फिर ऑटो कंपोनेंट्स जो सेक्टर वाली कंपनीज होती हैं इनको आप डिफरेंट टीयर्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आती है Tier 3 कंपनीज, देन उनसे ऊपर आती है Tier 2 कंपनीज, Tier 1 कंपनीज और फिर सबसे ऊपर आती है Tier 0.5 कंपनीज। अब ये जो टीयर्स है इनमें कंपनीज डिवाइड किस तरीके से होती हैं और ये क्या डिफाइन करता है। तो देखिए मान के चलिए कोई ये कंपनी है जो कि कार के केस में केवल उसके बेसिक सस्पेंशन सेटअप को बना रही है। अब वो बेसिक सस्पेंशन सेटअप वो डिफरेंट कार कंपोनेंट्स के लिए बना सकती हैं या फिर डिफरेंट कंपनीज के लिए बना सकती हैं, जिनके केस में उनका काम केवल इतना है कि वो जो बेसिक स्प्रिंग सेटअप होता है वो उसको बना के दे रही हैं। अब वो Tier 3 कंपनी उस स्प्रिंग सेटअप को एक Tier 2 कंपनी को सप्लाई करती है। उसमें वो Tier 2 कंपनी क्या करती है और टेक्नोलॉजी ऐड करती है, उसमें जो डिफरेंट गियर शिफ्ट होते हैं, जो फिटिंग उसकी बैठती है या फिर और अगर उसमें कोई सेंसर वगैरह उसको लगाना होता है तो वो Tier 2 कंपनी लगाती है। फिर उसको वो Tier 1 कंपनी के पास भेजती है जिसमें अगेन वो कुछ ऐड ऑन करते हैं और एट द एंड सबसे एंड में वो जो प्रोडक्ट है वो Tier 0.5 कंपनी के पास आता है, जो कि इस पूरे ही सस्पेंशन सेटअप को सारी ही चीज़ें लगा के एक प्रोडक्ट रेडी करती है और एट द एंड वो उस ऑटो कंपनी को वो प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जो कि डायरेक्टली अपनी कार्स या फिर अपनी बाइक्स में उस सेटअप को फिट कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई कंपनी केवल Tier 3 सेगमेंट में वर्क करती है यानी कोर सस्पेंशन बना रही है तो उसको रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। बिकॉज अगर Tier 2 कंपनी चाहे तो और उसको कोई मार्जिन में बेनिफिट देखने को मिल रहा है या फिर बेटर चीप प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है दूसरी कंपनी से, तो वो उसके प्रोडक्ट को इजीली रिप्लेस कर सकती है। बिकॉज केवल उनको एक नई कंपनी को और उनके सस्पेंशन का साइज़ बताना है और ये बताना है कि किस टाइप का सस्पेंशन लगेगा और कुछ ही टाइम में वो जो सस्पेंशन है वो बना के दे सकते हैं। बिकॉज जो सस्पेंशन के साइजेस वगैरह होते हैं वो डिफरेंट ऑटोमोबाइल सेगमेंट की जो कंपनीज हैं उनमें ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, तो इसके केस में उनका रिप्लेसमेंट जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसके अगेंस्ट अगर आप टीयर 0.5 कंपनी से केस में देखोगे तो इनके केस में प्रॉब्लम ये होती है कि बिकॉज ऑलरेडी ये कोर 0.5 सेगमेंट में वर्क कर रहे होते हैं, तो इनके केस में जो इनका प्राइस फैक्टर इन कर रखा है मार्केट ने वो ऑलरेडी कर रखा होता है, और इनकी जो ग्रोथ है वो मार्केट में इनके शेयर प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी होती है। तो इसमें आपको कोई बहुत बड़ी ग्रोथ एस्टिमेट नहीं हो सकती। पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे ज़्यादा ग्रोथ ट्रिगर आपको देखने को मिलेगा वो एक ऐसी कंपनी में देखने को मिलेगा जिनके केस में आपको टीयर 3 कंपनी से लेके टीयर 0.5 कंपनी तक का एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिल रहा है। यानी भले ही कंपनी शुरुआत में एक टीयर 3 कंपनी थी, बस धीरे धीरे वो अपनी जो डिपेंडेंसी है अपने क्लाइंट्स की वो बढ़ाती जा रही है, जब वो टीयर 2, टीयर 1 और जो 0.5 कंपनीज कंपोनेंट्स बनाती हैं या फिर लगाती हैं उनके पे ऊपर भी काम कर रही है। इसके केस में कंपनीज की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और वो ईजिली रिप्लेस नहीं हो सकते। और इसको आप इस तरीके से भी काउंट करते हो कि एक कंपनी जब ऑटो एंसिलरी सेक्टर में अपने कंपोनेंट पर व्हीकल को बढ़ाती जाए, यानी एक पर्टिकुलर व्हीकल में यूज होने वाले जितने भी कंपोनेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करते जाएं, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ही माइनर हो जाते हैं कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी उस कंपनी को रिप्लेस करेगी। बिकॉज इस तरीके के क्लाइंट्स को चेंज करने का मतलब सिंपल सा है कि जो नया क्लाइंट उनको नया प्रोडक्ट देगा उन्हें अपने व्हीकल्स के साथ पहले टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ मंथ्स देखना पड़ेगा कि कोई ग्लिचेस वगैरह तो नहीं आ रहे, और इसके बावजूद कई सारे रिस्क होते हैं कि कस्टमर के साइड पे जब वो प्रोडक्ट पहुंचे तो उनके केस में कई सारी प्रॉब्लम इमर्ज हो सकती हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा रिस्क भी हो जाता है। एंड इसी वजह से जो ये ट्रांजिशन फेज वाली कंपनीज होती हैं इनके पास एक प्राइसिंग पावर भी होता है जिससे ज़्यादा जो मार्जिन है वो भी चार्ज कर सकती हैं। तो ऐसे में ऐसी कंपनीज को ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और आज के इस वीडियो में जिन भी सारी कंपनीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उन पे मैंने फोकस किया है कि हम उन्हीं कंपनीज के बारे में डिस्कशन करें जो कि हमें इस पूरी ट्रांजिशन की जो फेज है उससे इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। सो विद दिस हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे जहाँ पर अपनी कंपनीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और इस लिस्ट में जो हमारी सबसे पहली कंपनी आती है उसका नाम है ल्यूमेक्स ऑटो। अब ये जो कंपनी है ये इस पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में या फिर ऑटो कंपोनेंट स्पेस में ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन और शिफ्ट दिखाया है। जहाँ पर उन्होंने जब शुरुआत करी थी तब इन्होंने टू व्हीलर्स के केस में जो हेडलाइट्स वगैरह और लाइटिंग सिस्टम ये बनाते हैं उससे शुरुआत करी थी, पर आज के टाइम अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के केस में ये काफ़ी डिफरेंट वर्टिकल्स में अपने बिजनेस को स्प्रेड कर चुके हैं, जहाँ पर आज भी इनका जो मेन बिजनेस का फोकस है वो तो हेडलाइट्स का ही है और रिलेटेबल लाइटिंग प्रोडक्ट्स का ही है। बट इसके अलावा जो 5 to 6 डिफरेंट वर्टिकल्स ये ओपन कर चुके हैं उसमें सबसे पहला वर्टिकल आता है एडवांस प्लास्टिक्स का, जहाँ पर आज के टाइम इनका 50% रेवेन्यू उन एडवांस प्लास्टिक कंपोनेंट्स से आता है, जहाँ पर ये व्हीकल्स के पार्ट्स उनके केस में जो उनका इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर होता है, बम्पर्स, मडगार्ड और डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर और कंट्रोलर्स पे भी फोकस करते हैं, जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरर्स मेटेलिक पार्ट्स लाइक सीट स्ट्रक्चर हो गया, फ्रेम्स हो गया या फिर डैशबोर्ड वगैरह हो गया। अदर देन दिस ये मैकेट्रॉनिक्स पे भी फोकस करते हैं, जिससे इनका अगेन 6% रेवेन्यू आता है, और इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट आज के टाइम ये है, जहाँ पर ये मैकेनिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज पावर विंडो, स्विचेस, इग्निशन स्विचेस, रूफ और जो डिफरेंट सेंसर्स वगैरह हैं ऑटोमोटिव पार्ट्स के उनको सप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये आफ्टर मार्केट भी जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई करते हैं, जहाँ पर जो इजीली रिप्लेसेबल पार्ट्स होते हैं लाइक ऑयल टैंक्स हो गया, हॉर्न्स हो गया, वाइपर्स हो गया, ये भी अपनी डीलरशिप्स में सेल करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों ने जो रिसेंटली स्टार्ट किया है वो है इनका ग्रीन फ्यूल ट्रांजिशन सॉल्यूशंस का पार्ट, जिसमें जो सारे पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स होते हैं उनको एलएनजी या फिर हाइब्रिड फ्यूल में कन्वर्ट करने के जो सारी सिस्टम्स ये सप्लाई करते हैं उसको वो आफ्टर मार्केट अपने जो व्हीकल है उसमें लगवा सकते हैं या फिर डीलर से लगवा सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशंस भी आज के टाइम ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जैसा मैंने बोला था कि एक कंपनी एक पर्टिकुलर सेगमेंट से स्टार्ट कर रही है और धीरे धीरे अपने जो प्रोडक्ट वर्टिकल है और कंटेंट पर व्हीकल है उसको बढ़ाती जा रही है। तो वो शिफ्ट आपको इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री के बारे में बात करें, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ बताता है कंपनी के फ्यूचर के बारे में, बिकॉज मैनेजमेंट किस तरीके से अपने बिजनेस को देख रहा है उनसे बेटर कोई नहीं जानता कि आने वाले टाइम में बिजनेस कैसा हमें देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के दीपक जैन जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी है, उनका कहना है कि जिस तरीके से कंपनी क्वार्टरली 24.2% की ग्रोथ शो कर रही है, कंपनी का फोकस है कि वो अपना पेनिट्रेशन और इंक्रीज करे एलईडी लाइटिंग के बिजनेस में विद स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, जिससे इस ग्रोथ को वो कंटिन्यू कर सकें। और इनका भी यही कहना है, जिसके बारे में हमने पास में डिस्कस किया था, कि जो हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी रैशनलाइजेशन किया है इस पूरे सेक्टर में, उसका फेस्टिवल सीजन में जो ग्रोथ है वो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। प्लस कंपनी फोकस कर रही है कि वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करे और लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप बनाए विद देयर ओईएम्स, और जिससे वो लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा अपने हेल्दी ऑर्डर बुक को बना पाएँ। और कंपनी का ये भी कहना है कि उनके ओईएम क्लाइंट्स आने वाले टाइम में काफ़ी सारे न्यू कार्स के मॉडल लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें अगेन उनकी ऑर्डर बुक इंक्रीज होगी। और वो ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि H2 यानी हमारा जो अगला साल हाफ बचा है साल का, उसमें इनका हायर डिस्पोजेबल इनकम के चलते और भी ज़्यादा न्यू जो कार लॉन्च हो रही हैं उसमें इनका बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अदर देन दिस अगर हम लास्टली
कंपनी के नंबर्स को देखें, तो यहाँ पर मैं आपको इसके लिए स्कैनएक्स की वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले ल्यूमैक्स ऑटो के नंबर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि भले ओवरऑल मार्केट्स लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर में हमें कोई परफॉर्मेंस शो नहीं किए हैं, वहीं जो इस सेगमेंट की कंपनीज हैं उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जो कि अपने आप में काफ़ी अलग इंडिकेशन देता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनीज। जहाँ पर ल्यूमैक्स के केस में लास्ट 6 मंथ में 42% के रिटर्न और लास्ट 1 ईयर में 137% के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। कंपनी का मार्केट कैप 10,700 करोड़ के अराउंड है, पीई रेशियो 42 का है और अदर अगर आप रेशियोज देखोगे लाइक पीबी रेशियो तो वो 10 का है, जो कि क्लियरली ये बताता है कि कंपनी अपने अंडर वैल्यू स्टेज पे तो नहीं है और एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रही है। एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें तो 3 एनालिस्ट कंपनी को कवर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जिसमें से 3 में से 100% एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी में इस वक्त आपको बाइंग करनी चाहिए। पर यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये केवल एनालिस्ट अपनी रेटिंग के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, आपको प्योरली इसके बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। अदर देन दिस अगर आप एबिटा की बात करो तो एबिटा के केस में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से आपको सबसे पहले दिसंबर के केस में जो एबिटा है उसमें फॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, सितंबर के एंड में जब जीएसटी के जो रेट कट्स हैं वो किए गए, तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों ने अपने जो ऑटोमोबाइल परचेज थे उनको थोड़ा होल्ड किया, बिकॉज सितंबर के एंड में वो जो अनाउंसमेंट आया उसके बाद एक्चुअली में जो कार डीलर्स हैं उन्होंने अपनी जो एक्चुअल कार्स हैं उन पे उस ऑफर को रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगाया। इस वजह से ये जो पूरा एक क्वार्टर है उसमें से आधा क्वार्टर लोगों का वेट करते हुए निकल गया। तो एनालिस्ट और काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में ये जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज एक्चुअली में जीएसटी के रैशनलाइजेशन का इंपैक्ट है वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद वाले क्वार्टर्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एबिटा मार्जिन इंक्रीज होंगे। प्राइस की अगर आप फोरकास्ट करोगे तो आप देखोगे कि हाई, मीन और लो केस में इस तरीके का जो फोरकास्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अदर देन दिस अगर आप अदर फैक्टर्स को भी देखोगे लाइक रेवेन्यू ग्रोथ, तो भी लॉन्ग टर्म में उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ग्रो होगा, और इवन आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा फैक्टर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी के केस में कंटिन्यूसली ग्रो होगा। अदर फैक्टर्स अगर आप देखो लाइक ग्रोथ रेट, तो रेवेन्यू में ग्रोथ 28% की रही है, नेट इनकम लास्ट 1 ईयर में 37% से ग्रो की है, और कैश फ्लोज अगेन पॉजिटिव हमें देखने को मिले हैं विद पॉजिटिव आरओई एंड आरओसी नंबर्स। कंपनीज या फिर ऑटो कंपनीज के केस में हम जो नंबर्स है वो जनरली ईयर इन ईयर टर्म्स में देखते हैं, तो इसमें भी हम वही देखेंगे। तो रेवेन्यू कंपनी कंटिन्यूसली ईयर इन ईयर ग्रो किया है, यहाँ ट्रेलिंग 12 मंथ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन अपने हाईएस्ट एवर पे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने हाईएस्ट एवर पे हैं ऑफ 13%। अदर देन दिस अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो वो भी अपने हाईएस्ट एवर पे हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको देखने को मिलेगा कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जहाँ पर अगर आप कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो वो तो आपको कुछ क्वार्टर्स में पिछले कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेगी। पर इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि जहाँ पर एफआईज हमें पता है कि ओवरऑल इंडियन मार्केट से मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर में कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, वही इस पर्टिकुलर कंपनी में उन्होंने कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर से अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है, और इवन डीआईएज ने भी अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है, जो कि अगेन हमें कुछ ना कुछ बताता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स कहाँ वैल्यू देख रहे हैं। पर इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी में पब्लिक की बात करोगे तो उन्होंने अपनी स्टेक को सेल किया है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की सेकंड कंपनी का नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। ये कंपनी भी लास्ट 15 ईयर्स से ऑटो कंपोनेंट्स बना रही है, जहां पर इन्होंने भी अपनी बिजनेस की शुरुआत 2 व्हीलर से ही करी थी, और 2 व्हीलर के केस में ये कंपनी शीट मेटल के कंपोनेंट्स बनाती है। यानी एक गाड़ी में आप जितने भी सारे मेटल पार्ट्स देखते हो, लाइक उसका सस्पेंशन हो गया, चेसिस हो गया, हैंडल बार हो गया, इससे लेके सीट का पूरा ही स्ट्रक्चर, अदर देन दिस जो कि सारे रिम्स कनेक्ट करने वाले फीचर्स रहते हैं, ये एक छोटे से छोटा पार्ट ये जो कंपनी है वो बनाती है, और इस पूरी इंडस्ट्री में ये 25% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और एक मार्केट लीडर है। यानी इन शॉर्ट हर 4 में से एक बाइक में इनके पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने अपना ये जो मार्केट है ये 2 व्हीलर के साथ साथ आज के टाइम 4 व्हीलर और इवन कमर्शियल व्हीकल्स में भी शिफ्ट कर लिया है, जहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि करंट में कंपनी जो है वो 4 व्हीलर्स के लिए भी काफ़ी सारे मेटल पार्ट्स बनाती है, जहाँ पर उनका जो क्रॉस कार बीम हो गया, जो सीटिंग सिस्टम पार्ट्स आप देखते हो जैसे सीट आगे पीछे होती है, अदर देन दिस अदर सारे जो पार्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी आज के टाइम 4 व्हीलर्स और इवन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी बना रही है। अब कंपनी के कुछ और डिटेल्स अगर आप देखो तो कंपनी 1000+ प्रोडक्ट वर्टिकल्स में आज के टाइम वर्क कर रही है, जहाँ पर कंपनी की 20 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ओवर 10 सिटीज़ इन इंडिया, और जहाँ पर कंपनी 31 OEM लॉन्ग टर्म कस्टमर्स रिलेशनशिप बना रखी है। यानी OEMs के साथ कंपनी का काफ़ी अच्छा एक रिलेशन है, और धीमे धीमे कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो भी राइज हो रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है, जो मैंने आपको बोला था कि जो कि हम कंपनी से देख रहे हैं कि ये कंपनी डेवलप कर रही है कैपेबिलिटीज़ जिससे ये एक Tier 0.5 सप्लायर बन पाए, जहाँ पर अभी ये Tier 2 Tier 3 सप्लायर बने हुए हैं। और इसके केस में ये जो ट्रांजिशन है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं इसके बारे में मैं आगे बात भी करूँगा।
सो अगर हम बात करें कि ये ट्रांजिशन टीयर 3 से टीयर 0.5 किस तरीके से कर रहे हैं, तो अब इस पूरे ही ट्रांजिशन को करने के लिए कंपनी के 4 ग्रोथ पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर है कि जहां पर वो अपने प्रेजेंस इन द टू व्हीलर सेगमेंट उसको डीपन करने वाले हैं। जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कंपनी का कहना है कि उनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है अभी भी ओईएम्स में काफ़ी ज़्यादा है, जहां पर अभी वो ओईएम के सेगमेंट में थर्ड लेवल पे है और वो चाहते हैं कि लेवल 2 और लेवल 1 तक वो पहुंचे। इसके केस में इनका बेनिफिट ये होगा कि ये जो प्रीमियमाइजेशन की थीम हम टू व्हीलर्स के सेगमेंट में देख रहे हैं, जहाँ पर एलईडी लाइट से लेके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रहा है, इनका कहना है इससे इनके जो पार्ट्स हैं उनमें 2x की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले फ्यूचर में। इस पूरे ही ग्रोथ के चलते इनका कहना है कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस पूरी सीपीवी सेगमेंट में लीड कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में जो अभी करंटली 12,500 पार्ट्स ओवरऑल डिलीवर करते हैं, ये 17,300 पार्ट्स तक हो सकते हैं। अदर देन दिस जो इनका सेकंड ग्रोथ पिलर है वो है एक ऐसे पोर्टफोलियो को बिल्ड करना जो कि प्रोप्राइटी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में वर्क करता हो, बिकॉज इधर इनके मार्जिन ज़्यादा हाई रहते हैं और ये करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं, जिस वजह से इनका जो शेयर है इन द 125cc मोटरसाइकिल्स वो बढ़ के 2019 में जो कि 38% का था वो आज के टाइम 52% का हो गया है, और शेयर ऑफ 125cc के स्कूटर्स में जो 20% का शेयर था इनका वो बढ़ के 47% हो गया है। और कंपनी का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में वो ईवीज़ वगैरह और 3 व्हीलर्स में भी अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रही है। थर्ड कंपनी का कहना है कि वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, जहाँ पर वो 4 व्हीलर के सेगमेंट में अपने जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है उनका जो नंबर है उसको बढ़ाने वाले हैं 2.7 टाइम्स से, और इंडिया के 2 व्हीलर ऑटोमोटिव कंपोनेंट के मार्केट की तरह उसमें भी अपना एक लार्ज मार्केट साइज गेन करने वाले हैं। अदर देन दिस कंपनी का फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी ट्रांजिशन करने के फोकस पे है कि वो टीयर 1 सप्लायर से अब टीयर 0.5 सप्लायर बने, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी काफ़ी सारे पार्ट्स में ऑलरेडी टीयर 1 सप्लायर है, पर अब टीयर 0.5 सप्लायर बनने के लिए वो कर क्या रहे हैं कि जैसे कि अगर आप किसी एक कंपनी के किसी एक टू व्हीलर के केस में उनका एक व्हील बेस देखते हो, असेंबली देखते हो, तो उस असेंबली को अकेले प्रोवाइड करने से हट के अब उस असेंबली में वो जो शॉक एब्जॉर्वर्स हो गए, साइड स्टैंड्स हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, इन सारी ही चीज़ों को फिट करके देंगे जिससे वो एक एंड प्रोडक्ट रेडी बना पाएंगे, जिससे वो डायरेक्टली फिर ये प्रोडक्ट जो ऑटो कंपनी है उसको डायरेक्टली सप्लाई भी कर पाएंगे। और इस कंपनी के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये भी देखने को मिली, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने उसमें और R&D पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, इसीलिए क्वाइट रिसेंटली कंपनी को डिफेंस सेक्टर की तरफ से काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके बारे में अगेन कंपनी ने अपने रिसेंट जो अनाउंसमेंट है उसमें बताया भी है। अब इसके अलावा अगर हम कंपनी के नंबर्स की बात करें तो अगर आप बेलराइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो इसकी परफॉर्मेंस आपको जस्ट लाइक जो हमारी लास्ट कंपनी है उसकी तरह ही देखने को मिल रही है। 6 मंथ्स में 73% की कंपनी में स्टॉक प्राइस में ग्रोथ देखने को मिली है और लास्ट 1 ईयर में 82% के रिटर्न्स दिए हैं इसने, जहाँ पर ओवरऑल मार्केट्स हमारे फ्लैट रहे हैं। कंपनी मार्केट कैप वाइज एक मिड कैप कंपनी है विद 15,000 मार्केट कैप, जहाँ पर इनका 15,000 करोड़ के मार्केट कैप के अलावा पीई रेशियो है 35 का, जो कि अगेन एक फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, और पीबी जो रेशियो है वो 3 है। अदर देन दिस डेट टू इक्विटी रेशियो केस में कंपनी का डेट अभी भी मैनेजेबल है। जनरली जो आपको देखने को मिलेगा ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी के केस में, बिकॉज ये एक्सपेंशन उनका कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो आपको डेट थोड़ा हायर साइड पे ही देखने को मिलेगा, बट फिर भी कंपनी का जो डेट है वो मैनेजेबल है। अदर देन दिस इस कंपनी को एनालिस्ट 3 कवर कर रहे हैं, जो कि अगेन तीनों के तीनों से बाइंग रेटिंग देते हैं। प्राइस की फोरकास्ट किया जा रहा है कि करंट लेवल से कंपनी केस में जो स्टॉक प्राइस है वो आपको अच्छा खासा अपसाइड दिखा सकता है, हाई, मीन और लो तीनों ही केसेस में। अदर देन दिस अगर आप अदर फैक्टर्स देखोगे लाइक ROE, तो उसमें भी आपको थोड़ा डिप देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी कुछ नया इंटीग्रेशन करने वाली है, बट ये जो डिप है ये जो कंपनी की ग्रोथ है उससे फैक्टर इन हो जाएगा। अदर देन दिस लास्ट 1 ईयर में अगर आप ग्रोथ रेट की बात करो तो 10% की रेवेन्यू में ग्रोथ, नेट इनकम में ग्रोथ 13% की, कैश फ्लोज चेंज हुए हैं 20% से, और कंपनी केस में ROC और ROE जो है वो फ्लैट है। कंपनी केस में अगर आप एनुअलाइज या फिर क्वार्टरली रिटर्न्स भी देखो तो सरप्राइजिंगली इसमें क्वार्टरली नंबर्स भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है इन द केस ऑफ ऑटो सेक्टर। और एनुअल नंबर्स अगर आप देखो तो उसमें तो आपको अगर अलग ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहाँ पर रेवेन्यू कंसिस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एबिटा मार्जिन अगेन अपने हाईएस्ट एवर पे है, अराउंड 12% के अराउंड। अदर देन दिस नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। और कंपनी के केस में अगेन अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालो तो यू कैन क्लियरली सी कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखा हुआ है, जहाँ पर अपने IPO को लाने के बाद इनकी 73% की ही होल्डिंग है। अदर देन दिस FIIs ने इंटरेस्टिंगली पिछले 3 क्वार्टर में 0 से लेकर अपनी होल्डिंग IPO के बाद इसमें कंसिस्टेंटली इंक्रीज करी है, जहाँ पर लास्ट क्वार्टर में 6.78% के राउंड थी, करंट में 7.67% है। DIIs की जो होल्डिंग है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है कंटिन्यूसली पिछले कुछ क्वार्टर्स में। बात करोगे पब्लिक की होल्डिंग की तो वो भी इस कंपनी में इंक्रीज हुई है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की थर्ड कंपनी का नाम है SJS,
जो कि प्राइमरली व्हीकल्स के एस्थेटिक्स पे वर्क करती है। और जस्ट लाइक आर पास्ट टू कंपनीज, इन्होंने भी अपनी शुरुआत टू व्हीलर से ही करी थी। जहाँ पर इनके केस में आप देख सकते हो कि टू व्हीलर्स में आप जितनी भी बॉडी ग्राफिक्स देखते हो, डिटेल्स वगैरह देखते हो, वो जो स्टिकर्स वगैरह है वो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। प्लस उनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो 2D अप्लायंसेज, डायल्सेज और आप बाकी सारे एनिमेशंस देखते हो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। प्लस ये ओवर लेयर्स प्रोवाइड कराते हैं जो वॉशिंग मशीन और जो टीवी फ्रिजेस के आज के टाइम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में आप देखते हो उसमें। इससे उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उसकी शुरुआत करी थी। पर करंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी और भी जो फोर व्हीलर्स है और इवन जो डिफरेंट अप्लायंसेज है उसमें अपने जो सेगमेंट है उसमें एंटर कर रही है। जहाँ पर कंपनी का कहना है कि कंपनी के जो टॉप क्लाइंट्स है वो इंडस्ट्री के वो प्लेयर्स हैं जिनको आप सभी जानते हो, और कंपनी के ओवरऑल इंडस्ट्रीज में काफ़ी लंबे टाइम से इन क्लाइंट्स के साथ आज के टाइम इनकी पार्टनरशिप चल रही है, जो कि अगेन इनके बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में बताता है। अदर देन दिस, अगर आप कंपनी के केस में ये बात करोगे कि कंपनी के रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए थे, तो कंपनी ने रिसेंटली एक हांगकांग बेस्ड कंपनी के साथ ऑटोमोटिव डिस्प्ले बनाने के लिए टाई अप किया था, जिसके चलते ये फोर व्हीलर्स के लिए ऑटोमोटिव मार्केट में कवर ग्लास होते हैं, बैकलाइट यूनिट्स होते हैं और जो उनकी डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं उनको बनाएंगे। और इनको बनाने के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं पुणे में, जहाँ पर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बन रहे हैं। अदर देन दिस, कंपनी के केस में अगर आप इनके फ्यूचर के पाइपलाइन की बात करोगे ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कार्स के केस में जो भी आप सारे क्रोम फिनिशेस देखते हो, स्मॉल डिटेल्स देखते हो ऑन टायर्स, जो कि आप डोर हैंडल्स पे स्मॉल डिटेल्स देखते हो, उन सारी जो लोगोस वगैरह जैसी डिटेल्स हैं उन पे कंपनी वर्क कर रही है। और इसके चलते कंपनी का कहना है कि करंट में फोर व्हीलर इंडस्ट्री में जहाँ पर इनका पर व्हीकल जो एक कंटेंट ये प्रोवाइड कराते हैं उसकी कॉस्टिंग ये 1200 से लेकर 1500 ये प्रोवाइड कराते हैं। इनका मानना है कि रिसेंट में जो उन्होंने एक्विजिशन किए हैं उसके चलते आने वाले सालों में इनका जो पर व्हीकल जो ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं टॉप प्लेयर्स को, उसकी कॉस्टिंग 3500 से लेकर 5000 निकल आएगी। यानी और डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री में। और इनका कहना है कि इनका पर व्हीकल जो ग्रोथ है वो इससे 4 to 6 टाइम बढ़ जाएगा। बात करो अब इनके लेगेसी सेगमेंट यानी टू व्हीलर्स की, तो उसके केस में अगेन कंपनी काफ़ी सारे जो हायर ग्राफिक्स और जो नए तरीके के मॉडलाइज स्ट्रक्चर्स कंपनी प्रोवाइड करा रही हैं अपने व्हीकल्स को, उसमें वर्क कर रहे हैं। जहाँ पर टू व्हीलर्स में जो अभी ये 300 to 500 पर व्हीकल का जो एक कॉस्टिंग ऑफ स्टिकर है वो ये प्रोवाइड कराते हैं। उनका मानना है यही जो सारे ग्राफिक्स वगैरह है ये टू टाइम से इनकी ग्रोथ हो जाएगी पर व्हीकल आने वाले टाइम में। और इनके जो अदर लेगेसी व्हीकल प्रोडक्ट्स हैं लाइक इनके वॉशिंग मशीन हो गए या फिर सैमसंग वगैरह के फ्रिजेस वगैरह में स्टिकर्स प्रोवाइड कराते हैं, इसमें भी 3 to 5x की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। और इस ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, जहाँ पर कंपनी का एक न्यू प्लांट बन रहा है फॉर क्रोम प्लेटिंग, जहाँ पर एक कार्स और बाइक्स में जो आज के टाइम क्रोम प्लेटिंग और पेंट आ रहा है वहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जो कि कमीशन इसी Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में हो जाएगा। अदर देन दिस, कंपनी एक न्यू ग्रीन फील्ड प्लांट फॉर ऑप्टिकल कवर ग्लास बना रही है, जहाँ पर ये ऑप्टिकल कवर ग्लास आज के टाइम जो कार्स वगैरह की डिस्प्ले है उसमें यूज़ होगा। इसमें कंपनी का एक्सपेंशन चल रहा है और कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है बेंगलोर में, जिसमें कंपनी सिग्निफिकेंटली न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को केटर करेगी। अदर देन दिस, अगर आप देखो कंपनी के एक्सपोर्ट सेगमेंट में, तो कंपनी फोकस कर रही है कि अपने एक्सपोर्ट्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए और न्यू जियोग्राफिक्स में एंटर करे, जहाँ पर कंपनी का कहना है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग सेल्स है उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ग्रोथ देखने को मिल रही है इन द ब्राज़ील, टर्की, अर्जेंटीना और कोलंबिया जैसे सेगमेंट्स में, और इधर मार्केट्स में भी काफ़ी तेज़ी से कंपनी अपनी ग्रोथ बता रही है। लास्टली अगर हम कंपनी के नंबर्स देखें तो नंबर से केस में भी कंपनी केस में काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स हमें दिखे हैं, जहां लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न देखने को मिले हैं और लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 53% के रिटर्न दिए हैं। मार्केट कैप वाइज कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है विद 5600 करोड़ ऑफ मार्केट कैप। पीई रेशो 40 का है, यानी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये अंडर वैल्यूड है, ये एक थोड़ा प्रीमियम साइड पे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का पीवी रेशियो अगेन 7 का है। बात करोगे अदर फैक्टर्स की, तो इस कंपनी के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, बिकॉज अनलाइक हमारी अर्लियर कंपनीज, इस कंपनी के केस में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, बिकॉज ये हैवी मेटल पार्ट्स वगैरह नहीं बनाते। अगर आप बात करो एनालिस्ट रेटिंग और फोरकास्ट की, तो 2 एनालिस्ट इस कंपनी को कवर करते हैं। दोनों का कहना है कि कंपनी इसमें जो है वो उसको बाइंग रेटिंग देते हैं। बात करो प्राइस फोरकास्ट की, तो इसके केस में कंपनी में मीन, हाई और लो तीनों ही केसेस में यहाँ से एक हायर एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्राइस। और आरओई की भी अगर आप बात करोगे तो उसके केस में भी अपसाइड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अदर देन दिस, अगर आप अदर फैक्टर्स देखो लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस जैसे कि, तो रेवेन्यू ग्रोथ में कंपनी में आपको जो 20% की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, नेट इनकम ग्रो की है 39% से, कैश फ्लोज कंपनी में 49% से ग्रो की है और स्ट्रॉन्ग आरओई एंड आरओसी के नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अदर देन दिस, अगर आप कंपनी में परफॉर्मेंस की बात करो
तो सबसे पहले अगर हम कंपनी में क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस देखें तो इंटरेस्टिंगली इस कंपनी में भी आपको रेवेन्यू में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्लस रिसेंट क्वार्टर में आप देख पा रहे होगे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% के हैं, जो कि इनके हाईएस्ट एवर हैं। और इनके कंपनी में अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो वो भी हाईएस्ट एवर है। अदर देन दिस अगर आप एनुअलाइज परफॉर्मेंस की बात करो तो उसमें भी आपको कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और एबिटा, और इवन इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट्स, जो कि रिसेंट के ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अपने हाईएस्ट एवर है। अब कंपनी के केस में अगर आप अदर फैक्टर्स देखो जैसे कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग में अगर आप कंपनी के प्रोमोटर्स के स्टेक की बात करो तो यू विल सी कि कंपनी ने रिसेंटली प्रोमोटर्स के जो स्टेक है वो रिड्यूस हुआ है। इसका रीज़न ये है कि कंपनी ने रिसेंटली कैपिटल रेस किया था, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने कुछ नई कंपनीज को एक्विजिशन किया है और इसके साथ ही कुछ नई पार्टनरशिप्स भी की हैं। तो इस वजह से कंपनी का जो प्रोमोटर्स का स्टेक सेल हुआ है ये एक स्ट्रेटेजिक सेलिंग है। पर इसके अगेंस्ट व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू सी इज कि इस कंपनी में भी जो एफआईएस की होल्डिंग है उसमें कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिला, जहां पर सितंबर के मंथ में थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, पर स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा है। और अदर देन दिस अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखोगे तो वो कुछ कम हुई थी पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पर अगेन उन्होंने सितंबर के लेटेस्ट क्वार्टर में इसको वापस से 30% के राउंड कर लिया है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो वो इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है पिछले कुछ क्वार्टर से। तो अब इसके बाद हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी आती है जिसका नाम है मिंडा कॉर्पोरेशन, और इसका स्पेशलाइजेशन है कि ये कंपनी व्हीकल्स के जो वायर हार्नेस वगैरह है उस सिस्टम को ये प्रोवाइड कराती है। जहां हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जिस तरीके से व्हीकल्स की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, उस कॉम्प्लेक्सिटी की इंक्रीज होने के साथ साथ कंपनी में जो व्हीकल्स है उनमें जो वायरिंग वगैरह का सिस्टम है वो भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और इस कंपनी का जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर है वो ईवीज है, बिकॉज ईवीज में जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा इंटीग्रेट रहती है और उसमें वायर हार्नेस का काम सबसे ज़्यादा है, और जो मैकेनिकल वर्क है वो ट्रेडिशनल जो व्हीकल्स होता है उसमें ज़्यादा होता है। तो यहाँ से कंपनी का सबसे ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर मैं आपको फर्दर डिटेल्स दूं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप कंपनी की ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट को देखो तो कंपनी ने शुरुआत में 2018 में ईवी से केस में उनकी ट्रैक्शन मोटर और कंट्रोल्स बनाने में काम किए और डिस्प्ले और बैटरी में केवल काम किया। फिर धीरे धीरे 2021 में आके कंपनी ने उनके जो मेजर बैटरीज और एमसीयू वेट है उनको बनाना शुरू कर दिया, और लेटेस्ट में 2024 में कंपनी स्टैंड अलोन ट्रैक्शन मोटर्स और एमसीयू और आईडीयू जैसे पार्ट्स बना रही है। और आज के टाइम कंपनी 2022 से लेकर 2025 के इस पूरी फेज में कंपनी जो सारे ही मेजर ईवी के पार्ट्स होते हैं जो कि टू व्हीलर ईवी में यूज़ होते हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स ही कंपनी बना रही है। और कंपनी का कहना है कि आने वाले 2 सालों में कंपनी फोकस कर रही है कि जो 3 व्हीलर्स में मेजॉरिटी पार्ट्स हैं लाइक ट्रैक्शन मोटर्स, एमसीयू असेंबली, वाइपर मोटर्स और अदर पार्ट्स, उस पर भी कंपनी फोकस करेगी। जहाँ पर करंटली कंपनी का अगर आप ईवी पोर्टफोलियो देखोगे तो इन द 2 व्हीलर सेगमेंट सारे ही जो मेजर टेक्निकल पार्ट्स हैं वो ये कंपनी डेवलप कर रही है, और इवन 4 व्हीलर के सेगमेंट में भी कंपनी धीरे धीरे अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको बढ़ा रही है। जहाँ पर करंटली अगर आप कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखो ना तो वो काफ़ी वास्ट है, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। जैसे मैकेट्रॉनिक्स में भी कंपनी काफ़ी सारे पार्ट्स बना रही है फॉर 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, और इसके अलावा स्टार्टर मोटर्स और सनरूफ जैसी चीज़ें बना रही है। इसके साथ ही कंपनी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए फ्यूल पंप हो गया, हैंडल असेंबली हो गया, टर्बो चार्जर्स हो गया, ये भी बनाती है। और अदर सेगमेंट्स में भी कंपनी ने अपने बिजनेस को इक्वली डाइवर्सिफाई कर रखा है, यानी किसी एक सेगमेंट पे कंपनी का रिस्क है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। अदर देन दिस अगर हम कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें कि कंपनी कैसे एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर रोड मैप पे कंपनी का कोर फोकस है कि वो अपने ईवी वाले सेगमेंट में फोकस करे, जिसमें सबसे पहले कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है एक्सपेंशन पे काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर कंपनी सबसे पहले 2000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स अपने नए प्लांट्स के एक्सपेंशन के लिए, जिसमें कंपनी 2 प्लांट्स बना रही है। एक ग्रीन फील्ड फैसिलिटी बना रही है डाई कास्टिंग के लिए, और 1 बना रही है ग्रीन फील्ड फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स के लिए। और अदर देन दिस कंपनी काफ़ी सारे लैंड एक्विजिशंस कर रही है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। सेकेंडली कंपनी न्यू मार्केट में एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है, जहां मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि हमारा जो एक्सपोर्ट का मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और 28 to 32% से एक्सपेक्टेड है ग्रो करने का आने वाले कुछ सालों में। तो कंपनी कहना है कि कंपनी इस ग्रोथ को गेटर करना चाहती है। इसके अलावा थर्डली कंपनी प्रीमियमाइजेशन का ये जो ट्रेंड है इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गेटर करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर इनका कहना है कि इस प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड के अंदर जहाँ पर कंपनी की व्हीकल एसेसरीज, वायर हार्नेस, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडास और अदर जो एक्सेसरीज बढ़ेंगी उन पे कंपनी फोकस कर रही है कि उनको ही मैन्युफैक्चर करे। इसके साथ ही न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी कर रही है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि सनरूफ, पीएलजी जैसे सेगमेंट्स, ईवी प्रोडक्ट्स और स्विचेस वगैरह। और इन सारी सेगमेंट्स में कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले फाइनेंशियल 2030 तक इनको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें ये बताती है कि क्या वो कंपनी आगे आने वाले टाइम में भी एक मार्केट लीडर पोजीशन बनने की कोशिश कर रही है या नहीं, वो ये फैक्टर है कि वो कंपनी अपने R&D पे कितना स्पेंड करता है। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे
कि कंपनी के केस में जैसे जैसे कंपनी क्वार्टर बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे अच्छे नंबर्स दिखा रही है, उसमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट स्टिल ईयर एंड ईयर आपको उस बढ़ते हुए रेवेन्यू के ऊपर इनके R&D का जो एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, जो कि आज से 2 साल पहले 1.4% था और आज के टाइम 4.3% हो गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी भी ऑटो एंसिलरी या ऑटो कंपोनेंट कंपनी के इसमें वो कितने जल्दी R&D करती है और नए कंपोनेंट्स बनाती है, ये उसकी ग्रोथ पे और उसके मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। जिसके चलते कंपनी ये कहना है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 310 पेटेंट्स फाइल किए हैं लास्ट कुछ सालों में। अब अदर देन दिस, अगर आप कंपनी के नंबर्स पे जाओ तो नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मिंडा कॉर्पोरेशन का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो वो एक 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी ये कंपनी एक मिड साइज कंपनी है। लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी ने 11% के रिटर्न दिए हैं, और अगर आप बात करोगे लास्ट 1 ईयर के तो उसमें 10% के रिटर्न दिए हैं, यानी रिटर्न कंपनी ने एवरेज ही दिए हैं। कंपनी के पी रेशियो 53 का है, यानी प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है, और पीबी रेशियो भी हाई है। अदर देन दिस डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लग रहा है। इस कंपनी को 6 एनालिस्ट कवर करते हैं, 83% इसको बाइंग की रेटिंग देते हैं, होल्ड की 16% रेटिंग देते हैं और सेल की 0%। प्राइस फोरकास्ट की बात करो तो कंपनी के केस में ये आपको हाई, मीन और लो केस देखने को मिल रहे हैं। अदर देन दिस, अगर आप कंपनी के ग्रोथ रेट की बात करो लास्ट 1 ईयर में तो वो रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है 9% की, नेट इनकम ग्रो की है 6% से, और कैश फ्लो में 89% के चेंजेस देखने को मिले हैं, पर ROE और ROCE में फॉल देखने को मिला है। अदर देन दिस, अगर आप कंपनी की ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस देखो तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, जिसमें आपको ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें एक अच्छा एक्सेलरेशन देखने को मिला है, जहाँ पर कंपनी के आज के टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। और ऐसे ही कुछ नंबर्स इस कंपनी में आपको क्वार्टरली बेसिस पे भी देखने को मिलेंगे कि इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लास्ट 3 to 4 क्वार्टर से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली है। अदर देन दिस, इसकी भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाओ तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखने को मिलेगी। FIIs ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी में भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, जहां पर दिसंबर 2024 के क्वार्टर में वो 8% थी और आज 8.73% हो चुकी है। अदर देन दिस, DIs की होल्डिंग इस पूरी कंपनी में इंक्रीज हुई है, और जो कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रही है, जहां पर थोड़ा हमें फॉल इस होल्डिंग में देखने को मिला है ना। अब इसके बाद हमारी लिस्ट की 5th कंपनी का नाम है प्रीकॉल लिमिटेड। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो ड्राइवर का जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो उसको बनाने से शुरू हुआ था। और यहाँ मैं आपको एक बार डिफरेंस बता दूं, जो पहले हमने SGS के केस में डिस्कस किया था उसके केस में वो ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भी सारे ग्राफिक्स वगैरह थे उन पर वो बनाते थे, पर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाते हैं, और इधर इन्होंने 2 व्हीलर्स का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको बनाने की शुरुआत करी थी। पर करंटली अगर आप कंपनी का पूरे पोर्टफोलियो देखो तो कंपनी अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी है, जहाँ पर करंटली कंपनी आप देखोगे 470 से ज़्यादा प्रोडक्ट और प्रोसेस बनाती है इंजीनियर्स के थ्रू, जहाँ पर इनके प्रोडक्ट के 3 मेन वर्टिकल्स हैं। पहला तो ड्राइवर इंफोटेनमेंट, और जो मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करी, जहाँ पर ये 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स हर एक सेगमेंट के लिए आज के टाइम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बना रहे हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, प्लस फ्यूल लेवल रीडर्स और ये सब चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। सेकेंड इनका जो वर्टिकल है वो है इनका एक्चुएशन कंट्रोल और फ्लूइड वाला पूरा ही सेगमेंट, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक ऑयल पम्प्स, इलेक्ट्रॉनिक कूलेंट पम्प्स, डिस्क ब्रेक्स सिस्टम्स और जो डिफरेंट फ्यूल पंप आते हैं वो जो व्हीकल्स में यूज़ होते हैं वो ये बनाते हैं। अदर देन दिस, रिसेंटली इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, जिस कंपनी के एक्विजिशन के अंडर अब ये एक प्रिसीजन प्रोडक्ट के सेगमेंट में भी एंटर करेंगे, जहाँ पर एक कार्स के जो बम्पर्स वगैरह हैं और जो हैंडल्स वगैरह में यूज़ होने वाले ग्राफिक्स हुए, हॉर्न बटन्स हुए, कवर्स हुए, वो ये सारी चीज़ें बनाएंगे। और इनका इंडस्ट्री में जो मेजर कस्टमर्स है, सारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं BMW से लेके यामाहा तक, सारे इनके लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं, यानी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपने पूरे ही सेगमेंट में। अगर आप कंपनी के नंबर्स की बात करोगे तो नंबर्स भी इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहे हैं। जहाँ पर सबसे पहले अगर आप बात करो कंपनी के करंट मार्केट कैप की, तो प्रीकॉल के केस में इसका मार्केट कैप अराउंड 8,000 करोड़ का है, यानी एक मिड साइज कंपनी है। PE रेशियो 42 का है, PB रेशियो 7 का है, यानी कंपनी एक डिसेंट या फिर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 16 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात करोगे रिटर्न्स की तो लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी ने 44% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि अगेन डिसेंट है, और लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 18% के रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अदर देन दिस, अगर आप कंपनी में एनालिस्ट रेटिंग देखोगे तो केवल एक ही एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं जिन्होंने इसको बाइंग रेटिंग दी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कंपनी में ग्रोथ रेट की बात करो तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी में रेवेन्यू में ग्रोथ 18%, नेट इनकम ग्रो हुई है अगेन 18% से, कैश फ्लो पॉजिटिव में इंक्रीज हुए 21%, और ROC कंपनी में नेगेटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली इसमें भी अगर आप क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी भले ही नंबर चेक कर लो, रेवेन्यू में कंसिस्टेंटली हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 10% के हैं, जो कि इनके हाईएस्ट एवर के क्लोज हैं।
अदर देन दिस कंपनी में जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है, और इवन अगर आप एनुअल बेसिस पे भी देखोगे तो उसमें भी नेट प्रॉफिट एनुअलाइज बेसिस पे भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज शो कर रहा है। अदर देन दिस अगर आप कंपनी के केस में भी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालो तो इस कंपनी में भी अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे प्रोमोटर्स की तो वो कांस्टेंट रही है। कंपनी में एफआईआईज ने लास्ट क्वार्टर में अपनी इंक्रीज की है होल्डिंग, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिल रही है, और केवल जून क्वार्टर में डिक्रीज हुई थी जिसको वापस से एफआईआईज ने बढ़ा लिया। डीआईएस की होल्डिंग कंपनी में लगभग कांस्टेंट रही थी, पर लास्ट क्वार्टर में कंपनी में 1% से उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। बात करो पब्लिक की होल्डिंग की तो वो भी कंपनी में स्लाइटली इंक्रीज हो रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। अब इसके बाद फाइनली आते हैं अपनी लिस्ट की लास्ट कंपनी पे, जिसका नाम है सुब्रोस लिमिटेड। और इस कंपनी को कवर करने का स्पेसिफिक रीजन ये है कि ये कंपनी इंडिया में जो ड्राइवर्स के लिए कमर्शियल व्हीकल्स में एसी वगैरह का सिस्टम रहता है और जो बाकी पैसेंजर्स व्हीकल्स में भी रहता है, उसमें ये कंपनी एसी सिस्टम में एक मार्केट लीडर है। और इसको कवर इसलिए हमने किया है बिकॉज रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ज़्यादातर जो कमर्शियल व्हीकल्स में आप देखते हो ड्राइवर्स का कैबिन, उसमें अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उसमें एसी सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर मोस्ट ऑफ दी कमर्शियल व्हीकल्स के केस में आज के टाइम जो ड्राइवर्स होते हैं उनके केस में कोई भी एसी या वेंटिलेशन सिस्टम नहीं होता। तो उस केस में यहाँ पर इस कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। जहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं आपको इस कंपनी के नंबर्स पे लेके चलूँ तो ये कंपनी लास्ट 1 ईयर में 30% की ग्रोथ शो कर चुकी है, जहाँ पर उनका करंट मार्केट कैप 5,500 करोड़ का है, पी रेशो 36 का है और पीबी रेशो 5 का है, यानी डिसेंटली वैल्यूड कंपनी है। अदर देन दिस डेट कंपनी का मैनेजेबल है और रिटर्न टू इक्विटी भी 13% का है। कंपनी को 2 एनालिस्ट कवर करते हैं, जिसमें एक एनालिस्ट बोलता है बाइंग की रेटिंग दे रहा है, अदर सेल की रेटिंग। अदर देन दिस अगर आप कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर्स की बात करो तो ग्रोथ रेट लास्ट 1 ईयर में 9% का रहा है, नेट इनकम 54% से ग्रो की है, और आरओई एंड आरओसी में स्टैगरिंग ग्रोथ देखने को मिली है 34 और 24% की। कंपनी के केस में ईयर बेसिस पे अगर आप परफॉर्मेंस चेक करो तो कंपनी के रेवेन्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हेल्दी है, जो कि 9% के राउंड है। अदर देन दिस कंपनी का एबिटा भी ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ईयर ग्रो कर रहे हैं। और कंपनी में अगर आप बात करो शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो कंपनी के केस में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, पर लास्ट 1 क्वार्टर में आपको या फिर 2 क्वार्टर में एफआईआईज की होल्डिंग इस कंपनी में भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है, और सेम आपको डीआईएस की होल्डिंग में भी इंक्रीज देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अदर देन दिस पब्लिक की जो होल्डिंग है वो इस कंपनी में रिड्यूस हुई है। तो ये थे हमारा पूरा ही वीडियो ऑन द होल ऑटो कंपोनेंट सेक्टर एंड द कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन इट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, एंड अगर आपको लगता है कि इन कंपनीज़ के अलावा भी कोई कंपनी है जिसको इस पूरी ही टेलविंड से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है तो उस कंपनी का नाम ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर आपको एनालिसिस पसंद आए और आप चाहते हो कि इसी तरीके की डिटेल एनालिसिस हम किसी और सेक्टर पर भी लेके आए तो उस सेक्टर का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और उसका डिटेल ब्रेकडाउन में आपके लिए लेके आ जाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.